बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उसके ईमान और सच्चाई से होती थी। उसी दौर में रेगिस्तान के किनारे बसी एक बस्ती थी, कासिमपुर। ये बस्ती बाहर से जितनी शांत और खूबसूरत दिखाई देती थी, उसके भीतर उतनी ही गहरी साजिशें और छुपे हुए राज पलते थे। सुबह की अजन के साथ यहाँ की हवाएं इबादत की खुशबू से भर जाती थीं, मगर रात होते ही वही हवाएं डर और खामोशी का बोझ लेकर चलती थीं। इसी बस्ती पर राज करता था एक जालिम बादशाह, सुल्तान जुल्फिकार, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। कासिमपुर का सुल्तान जुल्फिकार बेहद ताकतवर था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सा और शक करने की आदत। उसे अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। उसकी हुकूमत में इंसाफ का नाम तो था, लेकिन असल में हर फैसला उसके गुस्से और घमंड से लिया जाता था। उसके महल में एक बेहद कीमती अमानत रखी थी, एक पुराना नूरानी संदूक, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें ऐसी दौलत और राज छुपे हैं जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। एक रात जब पूरा कासिमपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था, महल के पहरेदारों को भी नींद ने जकड़ लिया। उसी रात वह नूरानी संदूक गायब हो गया। सुबह होते ही जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने पूरे महल को सर पर उठा लिया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि कासिमपुर का हर आदमी, हर गली, हर घर की तलाशी ली जाए। पूरा शहर डर से कांप उठा। लोग अपने अपने घरों में छुप गए और हर कोई दुआ करने लगा कि कहीं शक की नजर उन पर न पड़ जाए। उसी दौरान सुल्तान के सिपाहियों को एक नौजवान मिला। उसका नाम था सैफुद्दीन। वह लगभग 25 साल का था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सच्चाई झलकती थी। वह एक साधारण इंसान था जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता था और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन बदकिस्मती से सिपाहियों को उसके पास एक पुराना थैला मिला, जिसमें कुछ ऐसे निशान थे जो महल के संदूक से मिलते जुलते थे। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सबूत पूरी तरह परखे, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान जुल्फिकार की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने सैफुद्दीन को घूरते हुए कहा, तू ही है वो गुनहगार जिसने मेरी अमानत चुराई है। सैफुद्दीन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अल्लाह गवाह है, मैं सच्चा हूं। लेकिन सुल्तान को उसकी सच्चाई सुनाई नहीं दी। उसका गुस्सा उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था। उसने बिना किसी जांच के, बिना किसी गवाह के सैफुद्दीन को गुनहगार मान लिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुल्तान के फैसले पर सवाल उठा सके। सैफुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके लबों पर सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह सब देख रहा है। उसकी ये बात सुनकर कुछ दरबारी अंदर ही अंदर कांप उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं सच में कोई बड़ा राज छुपा है जिसे सुल्तान अपनी जल्दबाजी में नजरअंदाज कर रहा है। सुल्तान ने गुस्से में आकर ऐलान किया कि अगर 3 दिन के अंदर सैफुद्दीन अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह सुनते ही कासिमपुर में खौफ की लहर दौड़ गई। एक मासूम नौजवान पर इतना बड़ा इल्जाम, और वो भी बिना सबूत के। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, मगर कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर सैफुद्दीन हर नमाज में सिर्फ यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, सच को सामने ला और मुझे इस झूठे इल्जाम से बचा ले। उसकी आंखों में डर था, मगर दिल में यकीन भी था कि एक दिन हकीकत जरूर सामने आएगी। इसी बीच कासिमपुर के कोने में एक अनजान साया चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह असली चोर था जो इस पूरे खेल को दूर बैठकर देख रहा था। उसे यकीन था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा और एक बेगुनाह उसकी जगह सजा भुगत लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अल्लाह की नजर से कोई नहीं बच सकता, और सच चाहे जितना भी छुप जाए, एक दिन जरूर सामने आता है। पहले हिस्से का अंत यही होता है, जहां एक तरफ सैफुद्दीन बेगुनाही की सजा भुगतने को मजबूर है और दूसरी तरफ असली चोर अभी भी आजाद घूम रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या सुल्तान को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सच सामने आएगा? यही कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। कासिमपुर की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर गली, हर चौक और हर घर में एक अनजाना डर पसरा हुआ था, जैसे हवा भी कोई राज अपने साथ लिए घूम रही हो।
सुल्तान जुल्फिकार के महल के ऊंचे बुर्ज अब और भी सख्त निगरानी में थे, लेकिन उस सख्ती के पीछे छुपी बेचैनी किसी से छुपी नहीं थी। सैफुद्दीन पर लगाया गया इल्जाम पूरे शहर की रूह को झकझोर चुका था, क्योंकि लोग उसे जानते थे, उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसके अल्लाह पर अटूट भरोसे को। मगर सुल्तान का हुक्म पत्थर की लकीर था और उस हुक्म के सामने किसी की आवाज नहीं उठ सकती थी। सैफुद्दीन को महल के एक अंधेरे कमरे में रखा गया था, जहां न कोई खिड़की थी न रोशनी की कोई किरण। वहां बस एक दीपक की हल्की लौ थी, जो कभी तेज हो जाती, कभी बुझने लगती, जैसे उसकी हालत भी सैफुद्दीन के दिल की तरह डगमगा रही हो। मगर उस अंधेरे में भी सैफुद्दीन का यकीन रोशनी की तरह चमक रहा था। वह हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता, उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून होता। या रब, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा हाफिज है। उसके लफ्ज दीवारों से टकरा कर लौट आते, मगर शायद आसमान तक पहुंच जाते थे। उधर सुल्तान जुल्फिकार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। वह अपने फैसले पर अड्डा हुआ था, मगर उसके अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज उसे कचोट रही थी। हर बार जब वह सैफुद्दीन की आंखों में देखता, उसे वहां डर के साथ साथ एक सच्चाई भी नजर आती, जो उसे असहज कर देती। मगर उसका घमंड उस आवाज को दबा देता और वह खुद को यकीन दिलाता कि उसने जो किया वह सही है। उसने अपने खास वजीर को हुक्म दिया कि सैफुद्दीन पर कड़ी नजर रखी जाए और उससे सच उगलवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। वजीर, जिसका नाम हकीमुद्दीन था, एक चालाक और दुनियादार आदमी था। उसने सैफुद्दीन के पास जाकर उसे डराने धमकाने की कोशिश की। उसे लालच भी दिया कि अगर वह अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। मगर सैफुद्दीन ने हर बार वही जवाब दिया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं झूठ कबूल करके अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। उसकी यह बात हकीमुद्दीन को खलने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह नौजवान इतना मजबूत कैसे हो सकता है। इसी दौरान कासिमपुर के एक सुनसान कोने में वही अनजान साया अपनी चालों को और गहरा कर रहा था। उसका नाम था राशिद अजहर, एक ऐसा आदमी जो चालाकी और धोखे में माहिर था। उसने ही उस नूरानी संदूक को चुराया था, मगर उसने अपनी चाल इतनी सफाई से चली थी कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। वह दूर से यह सब देख रहा था और सैफुद्दीन की हालत पर मुस्कुरा रहा था। उसे यह यकीन था कि सच कभी सामने नहीं आएगा, मगर कुदरत का अपना तरीका होता है। उसी रात जब कासिमपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक बूढ़ा दरवेश शहर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। वह धीरे धीरे चलते हुए उसी गली में पहुंचा जहां सैफुद्दीन का घर था। उसने वहां खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया। सच को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। अगली सुबह वह दरवेश महल के बाहर पहुंचा और पहरेदारों से कहा कि वह सुल्तान से मिलना चाहता है। पहले तो पहरेदारों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर उसकी आंखों की चमक और उसकी आवाज की गहराई ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे उसकी बात अंदर तक पहुंचाएं। जब यह खबर सुल्तान तक पहुंची तो उसने उसे बुलाने का हुक्म दिया। शायद उसके दिल की बेचैनी उसे किसी जवाब की तलाश में ले जा रही थी। दरवेश सुल्तान के सामने पहुंचा और बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ए सुल्तान, तूने एक फैसला किया है, मगर क्या तूने अपने दिल से भी पूछा है कि वह फैसला कितना सही है? ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि सुल्तान से इस तरह बात करे। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? दरवेश मुस्कुराया और बोला, मैं कोई नहीं, बस एक मुसाफिर हूं, मगर सच का रास्ता दिखाने वाला हर इंसान कुछ होता है। उसकी बातों में एक अजीब सा असर था, जिसने सुल्तान के दिल को छू लिया, भले ही वह इसे मानने को तैयार न था। दरवेश ने आगे कहा, जिसे तू गुनहगार समझ रहा है, वह शायद तेरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह सुनते ही सुल्तान के दिल में छुपी वह आवाज फिर जाग उठी, जो उसे बार बार कचोट रही थी, मगर उसका घमंड अभी भी उसे रोक रहा था। उसने दरवेश को जाने का हुक्म दे दिया, मगर उसके लफ्ज उसके दिल में गूंजते रह गए। उधर सैफुद्दीन अपने अंधेरे कमरे में बैठा था, मगर उस रात उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी मदद के लिए आ चुका हो। उसने अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे यकीन है तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसी वक्त कहीं दूर
राशिद अजहर के दिल में पहली बार एक हल्की सी घबराहट पैदा हुई, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसका राज अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। कासिमपुर की हवा बदलने लगी थी और एक तूफान धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जो सच को उजागर करने वाला था। कासिमपुर की रातें अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थीं, जैसे हर अंधेरा अपने भीतर कोई राज छुपाए बैठा हो और हर सवेरा किसी अनहोनी की आहट लेकर आता हो। सैफुद्दीन का नाम अब हर जुबान पर था। कोई उसे बेगुनाह कहता तो कोई सुल्तान के डर से खामोश रह जाता, मगर दिलों में उठते सवाल अब दब नहीं पा रहे थे। महल के अंदर भी एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सुल्तान जुल्फिकार की आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, जैसे नींद ने उससे नाता तोड़ लिया हो। वह हर रात करवटें बदलता और हर बार उसके सामने वही मंजर आ जाता। सैफुद्दीन की आंखों में झलकती सच्चाई, उसका अल्लाह पर यकीन और उसके लफ्ज़ अल्लाह सब देख रहा है। ये शब्द अब सुल्तान के दिल में तीर की तरह चुभने लगे थे। तीसरे दिन की सुबह करीब आ रही थी, वह दिन जो सैफुद्दीन की किस्मत का फैसला करने वाला था। पूरे कासिमपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। सैफुद्दीन अपने अंधेरे कमरे में बैठा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसने पूरी रात इबादत में गुजारी थी और उसके दिल में अब डर की जगह सुकून ने ले ली थी। उसे यकीन हो चला था कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मगर उसका रब उसके साथ है और वही उसकी बेगुनाही का गवाह बनेगा। उधर सुल्तान जुल्फिकार ने दरबार सजाने का हुक्म दिया। महल के बड़े हाल में आज पहले से ज्यादा भीड़ थी। वजीर, सिपाही और कासिमपुर के कुछ खास लोग भी वहां मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सैफुद्दीन को वहां लाया गया। उसके हाथ बंधे नहीं थे, मगर उसकी हालत देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही यकीन चमक रहा था। सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा, आज आखिरी दिन है सैफुद्दीन। अगर तूने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो तुझे ऐसी सजा दी जाएगी जिसे सुनकर भी लोग कांप उठेंगे। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सैफुद्दीन पर टिक गईं। उसने धीरे से सिर उठाया, सुल्तान की आंखों में देखा और बोला, हुजूर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, मैं बेगुनाह हूं। अगर मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए, मगर मैं झूठ कबूल करके अपने रब के सामने गुनहगार नहीं बन सकता। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अटूट यकीन था। यह सुनते ही कुछ दरबारियों की आंखें झुक गईं, जैसे उन्हें अपने अंदर की सच्चाई नजर आ गई हो। मगर सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। वही बूढ़ा दरवेश फिर से वहां आ गया था। उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। दरवेश धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीच में आया और बोला, ऐ सुल्तान, फैसला करने से पहले एक आखिरी बार सच को परख ले। सुल्तान गुस्से में आ गया, मगर इस बार उसने खुद को रोका। शायद उसके दिल में उठती शंका अब उसे मजबूर कर रही थी। उसने दरवेश से कहा, अगर तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर, वरना यहां से चला जा। दरवेश ने आंखें बंद की और कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे वह किसी गहरे राज को महसूस कर रहा हो। फिर उसने कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह तेरे बहुत करीब है और वह आज खुद अपने गुनाह का बोझ सह नहीं पाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। उसी वक्त दरबार के एक कोने में खड़ा एक शख्स अचानक घबराने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। वह था राशिद अजहर, वही असली चोर जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहा था, मगर आज उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे हर धड़कन उसके राज को उजागर करने पर तुली हो। दरवेश की नजर अचानक उसी पर जा टिकी। उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सच वहीं खड़ा है, मगर डर उसे छुपा रहा है। यह सुनते ही सभी की नजरें राशिद अजहर पर टिक गईं। सुल्तान की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने सिपाहियों को इशारा किया कि उसे आगे लाया जाए। राशिद अजहर के कदम लड़खड़ाने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ सूख चुके थे। सुल्तान ने सख्त आवाज में पूछा, क्या बात है, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? राशिद ने खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, हुजूर, मैं तो बस यहां खड़ा था। मगर उसकी आवाज में छुपी घबराहट अब किसी से छुपी नहीं थी। दरवेश ने एक बार फिर कहा,
गुनाह का बोझ इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है और आज यह बोझ उसे सच बोलने पर मजबूर करेगा। ये सुनते ही राशिद अजहर के घुटने जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर और दिल में वह राज जो अब बाहर आने को तड़प रहा था। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस होने लगा कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। दरबार में हर कोई सांस रोके खड़ा था, जैसे अगले पल का इंतजार कर रहा हो, जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। और तभी राशिद अजहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। वो संदूक मैंने ही चुराया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली गिर गई। हर कोई सन्न रह गया। सुल्तान की आंखें फैल गईं और उसका चेहरा सख्त से सख्त होता चला गया। सैफुद्दीन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उसका रब आखिरकार उसके साथ खड़ा हो गया था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या सुल्तान अपनी गलती मानेगा और क्या सैफुद्दीन को उसका हक मिलेगा, या फिर घमंड एक बार फिर सच पर भारी पड़ जाएगा। यही सवाल अब कासिमपुर की हवा में गूंज रहा था। दरबार का माहौल उस इकरार के बाद ऐसा हो गया था जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। हर चेहरा सन्न था, हर आंख फैल चुकी थी और हर दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। राशिद अजहर जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज में वह डर साफ झलक रहा था जो एक गुनहगार के दिल में सच सामने आने के बाद पैदा होता है। सुल्तान जुल्फिकार अपने सिंहासन पर बैठा था, मगर अब उसकी वह शान, वह घमंड और वह सख्ती जैसे अचानक कमजोर पड़ गई थी। उसकी आंखें बार बार सैफुद्दीन की तरफ उठती और फिर झुक जाती, जैसे वह खुद अपनी ही नजरों में गिर गया हो। सैफुद्दीन वहीं खड़ा था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आंखों में आंसू चमक रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि सच एक दिन सामने आएगा। उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी रूह पर जो बोझ इतने दिनों से था वह अब हल्का हो चुका था। सुल्तान ने भारी आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया कि राशिद अजहर को खड़ा किया जाए, और जब उसे उठाकर सामने लाया गया तो सुल्तान ने उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, सच सच बता, तूने यह सब क्यों किया? राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला सूख चुका था, मगर अब छुपाने को कुछ बचा नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसे उस नूरानी संदूक की दौलत का लालच आ गया था। उसने कई दिनों तक महल की निगरानी की, पहरेदारों की कमजोरी को समझा और फिर सही मौके का इंतजार किया। और उसी रात जब सब सो गए थे, उसने चुपके से महल में घुसकर संदूक चुरा लिया। मगर खुद को बचाने के लिए उसने चालाकी से कुछ ऐसे निशान छोड़ दिए जो सैफुद्दीन तक पहुंचते थे, क्योंकि वह जानता था कि एक गरीब और साधारण इंसान पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। यह सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग गुस्से से राशिद को देखने लगे तो कुछ सुल्तान की तरफ देखने लगे, जैसे उनके दिलों में भी सवाल उठ रहे हों कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सुल्तान का चेहरा अब गुस्से से नहीं बल्कि शर्म और पछतावे से लाल हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी जल्दबाजी और घमंड में एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। उसने धीरे धीरे अपनी नजर सैफुद्दीन की तरफ उठाई, मगर इस बार उसमें वह सख्ती नहीं थी बल्कि एक टूटन थी, एक अफसोस था। कुछ पल के लिए पूरा दरबार खामोश हो गया, जैसे हर कोई सुल्तान के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा हो। सुल्तान अपने सिंहासन से उठा। उसके कदम भारी थे और वह धीरे धीरे सैफुद्दीन के पास आया। यह वही सुल्तान था जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी सिर उठाने की, मगर आज वह खुद एक बेगुनाह के सामने खड़ा था। उसने कुछ पल तक सैफुद्दीन की आंखों में देखा, फिर उसकी आवाज भर्रा गई और उसने कहा, मैंने तुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने बिना जांच के, बिना सच को समझे तुझे गुनहगार ठहरा दिया। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सांस रुक गई। किसी ने कभी सुल्तान को इस तरह झुकते नहीं देखा था। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में नफरत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, हुजूर, इंसान से गलती हो जाती है, मगर जो अपनी गलती मान ले अल्लाह उसे माफ कर देता है। मैं आपको माफ करता हूं। उसके इन शब्दों ने पूरे माहौल को बदल दिया।
जैसे एक भारी बोझ सबके दिलों से उतर गया हो। सुल्तान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत हुक्म दिया कि सैफुद्दीन को इज्जत के साथ आजाद किया जाए और उसे उसके हक से ज्यादा इनाम दिया जाए। मगर सैफुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, इनाम नहीं। उसकी यह बात सुनकर सुल्तान और भी शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि असली दौलत इंसान का ईमान और सच्चाई होती है, न कि सोना चांदी। उधर राशिद अजहर अपने गुनाह के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका था। उसने रहम की भीख मांगी, मगर इस बार सुल्तान का फैसला गुस्से से नहीं बल्कि इंसाफ से लिया गया। उसने कहा कि गुनाह की सजा तो मिलेगी, मगर यह सजा सबक होगी ताकि कोई और इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। दरबार खत्म होने लगा। लोग एक दूसरे से इस घटना की बातें करने लगे और कासिमपुर की हवा में जो डर और शक था वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। मगर इस घटना ने हर किसी के दिल में एक गहरी सीख छोड़ दी थी कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत हो सकता है और सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए मगर आती जरूर है। सुल्तान जुल्फिकार उस दिन अपने महल की छत पर अकेला खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर साथ ही एक नया एहसास भी कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि इंसाफ करने में होती है। और उसी पल उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि अब वह पहले जैसा जालिम सुल्तान नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा हाकिम बनेगा जो हर फैसले से पहले सच को परखेगा और किसी बेगुनाह पर कभी जुल्म नहीं होने देगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर बदलाव की राह आसान नहीं होती और सुल्तान के इस नए फैसले के आगे भी कई इम्तिहान आने बाकी थे, जो यह साबित करेंगे कि क्या वह सच में बदल चुका है या फिर यह सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। कासिमपुर में उस दिन के बाद जैसे एक नई हवा चलने लगी थी, मगर वह पूरी तरह सुकून भरी नहीं थी। उसमें अब भी पुराने डर की हल्की सी परछाई मौजूद थी, क्योंकि लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि सुल्तान जुल्फिकार का यह बदलाव सच में दिल से आया है या सिर्फ एक गलती के बाद का असर है। सुल्तान खुद भी अपने भीतर चल रहे तूफान से जूझ रहा था। महल के ऊंचे दरवाजों और चमकते झूमरों के बीच अब उसे पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। हर जगह उसे वही मंजर दिखाई देता, सैफुद्दीन की मासूम आंखें, उसका अडिग यकीन और अपनी ही जुबान से निकला हुआ वह फैसला जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। वह रातों को उठकर लंबी लंबी सांसें लेता, आसमान की तरफ देखता और अपने रब से माफी मांगता, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि हुकूमत सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी है। उधर सैफुद्दीन अपने घर लौट आया था, मगर उसके दिल पर जो जख्म लगे थे वे अभी भी ताजा थे। उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर रो पड़ी। उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे, मगर उनमें गर्व भी था कि उनका बेटा सच्चाई पर डटा रहा। सैफुद्दीन ने उन्हें दिलासा दिया, मगर जब वह अकेला होता तो उस अंधेरे कमरे की यादें उसे घेर लेती, जहां उसने हर पल अपने रब को पुकारा था। फिर भी उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी, यहां तक कि सुल्तान के लिए भी नहीं। वह सिर्फ यही सोचता कि शायद अल्लाह ने उसे एक इम्तिहान के लिए चुना था, ताकि लोगों को सच्चाई की ताकत का एहसास हो सके। इसी बीच सुल्तान ने अपने वजीर हकीमुद्दीन को बुलाया और कहा कि अब कासिमपुर में इंसाफ का एक नया दौर शुरू होगा। उसने हुक्म दिया कि हर फैसले से पहले पूरी जांच होगी, हर गवाही को ध्यान से सुना जाएगा और किसी भी इंसान को बिना सबूत के सजा नहीं दी जाएगी। यह सुनकर वजीर हैरान रह गया, क्योंकि उसने सुल्तान को कभी इतना नरम और सोच विचार करने वाला नहीं देखा था। मगर उसके दिल में एक और बात भी थी। वह इस बदलाव से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी चालाकी और असर अब कम होने वाला था। धीरे धीरे कासिमपुर में खबर फैलने लगी कि सुल्तान बदल गया है। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, मगर कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। बाजारों में, मस्जिदों के बाहर और घरों के आंगनों में लोग इसी बात की चर्चा करने लगे। हर कोई इस बदलाव को परखना चाहता था। इसी दौरान एक दिन एक गरीब बुजुर्ग सुल्तान के दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी फरियाद लेकर आया था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। पहले के समय में शायद उसकी आवाज दरबार तक पहुंच ही नहीं पाती, मगर इस बार सुल्तान ने उसे खुद बुलाया, उसकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत जांच का हुक्म दिया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में धीरे धीरे भरोसा लौटने लगा, मगर यह भरोसा नाजुक था, जैसे किसी टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही हो। सुल्तान हर दिन खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बदलाव के साथ एक नया इम्तिहान सामने आ जाता।
कभी उसे अपने पुराने गुस्से पर काबू पाना पड़ता, तो कभी अपने घमंड को दबाना पड़ता। कई बार ऐसा भी होता कि उसका दिल फिर से सख्ती की तरफ झुकने लगता, मगर हर बार उसे सैफुद्दीन की बात याद आ जाती, अल्लाह सब देख रहा है। उधर राशिद अजहर को उसकी सजा मिल चुकी थी, मगर उसकी कहानी भी लोगों के लिए एक सबक बन गई थी। लोग अब यह समझने लगे थे कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है और एक झूठ कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। सैफुद्दीन कभी कभी मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों को समझाता कि सच्चाई और सब्र का रास्ता भले ही मुश्किल हो, मगर उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान होते, क्योंकि जिस इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, वह आज भी दूसरों को माफी और सब्र की सीख दे रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कासिमपुर की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सुल्तान ने अचानक सैफुद्दीन को महल में बुलाया। यह खबर सुनते ही लोग फिर से बेचैन हो उठे। क्या अब फिर कुछ होने वाला है? क्या सुल्तान का दिल बदल गया है, या वह सच में कुछ अच्छा करना चाहता है? सैफुद्दीन भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने अल्लाह पर भरोसा किया और महल की तरफ चल पड़ा। जब वह दरबार में पहुंचा तो इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। वहां न कोई गुस्सा था, न डर, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। सुल्तान ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ पल खामोश रहकर उसकी तरफ देखा, जैसे वह सही शब्दों की तलाश कर रहा हो। फिर उसने कहा, सैफुद्दीन, तूने मुझे एक ऐसी सीख दी है जो कोई किताब, कोई वजीर और कोई ताकत नहीं दे सकती थी। तूने मुझे दिखाया कि असली हुकूमत दिलों पर होती है, डर पर नहीं। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया, मगर कुछ नहीं कहा। सुल्तान ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे, मुझे हर फैसले में सच का रास्ता दिखाए, ताकि मैं फिर कभी ऐसी गलती ना करूं। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक साधारण नौजवान जिसे कुछ दिन पहले गुनहगार ठहराया गया था, आज उसी सुल्तान का सलाहकार बनने जा रहा था। सैफुद्दीन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, हुजूर, अगर मैं आपके साथ रहकर किसी बेगुनाह को इंसाफ दिला सकूं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। उसकी यह बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपने फैसले पर यकीन हो गया हो। मगर कासिमपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ नए दुश्मन भी लेकर आता है। वजीर हकीमुद्दीन के दिल में अब एक नई आग जल उठी थी, ईर्ष्या और डर की आग। उसे लगने लगा था कि सैफुद्दीन की मौजूदगी उसकी ताकत और असर को खत्म कर देगी, और वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मन में एक नई साजिश जन्म ले रही थी, जो आने वाले दिनों में कासिमपुर की किस्मत को एक बार फिर बदल सकती थी। कासिमपुर की हवाओं में अब एक अजीब सा बदलाव साफ महसूस होने लगा था। बाहर से सब कुछ शांत और व्यवस्थित दिखाई देता था, मगर इस सुकून के पीछे एक धीमी हलचल पल रही थी, जैसे किसी गहरे पानी के नीचे कोई तूफान जन्म ले रहा हो। सुल्तान जुल्फिकार अपने नए फैसलों पर अडिग रहने की कोशिश कर रहा था। वह हर मामले में धैर्य और इंसाफ को जगह दे रहा था, और उसके इस रवैये से लोगों के दिलों में भरोसा लौटने लगा था। लेकिन हर बदलाव अपने साथ विरोध भी लेकर आता है, और यही विरोध अब वजीर हकीमुद्दीन के दिल में एक खतरनाक रूप ले चुका था। वह बाहर से तो सुल्तान के हर फैसले में हामी भरता, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों में एक जलन और डर साफ दिखाई देता था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सैफुद्दीन की मौजूदगी उसकी सालों की बनाई हुई पकड़ को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हकीमुद्दीन ने चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वह महल के कुछ पुराने वफादार सिपाहियों और दरबारियों के कान भरने लगा। उन्हें यह यकीन दिलाने लगा कि सैफुद्दीन का असर बढ़ना कासिमपुर के लिए खतरा बन सकता है, कि एक साधारण इंसान को इतनी ताकत देना सही नहीं है। और धीरे धीरे उसने अपने आसपास एक छोटा सा दायरा बना लिया, जिसमें लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। दूसरी तरफ सैफुद्दीन को इन साजिशों की भनक तक नहीं थी। वह पूरी ईमानदारी से सुल्तान की मदद कर रहा था, हर मामले में सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता, और कई बार तो वह खुद गरीबों और मजबूरों के घर जाकर उनकी परेशानी समझता, जिससे लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और बढ़ने लगी। एक दिन कासिमपुर में एक अजीब घटना घटी। महल के खजाने से कुछ कीमती सामान फिर से गायब हो गया। यह खबर सुनते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। सुल्तान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, जैसे पुराना गुस्सा फिर से जागने की कोशिश कर रहा हो, मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा कि इस बार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। उसने सैफुद्दीन को बुलाया
और कहा कि इस मामले की जांच वही करेगा। सैफुद्दीन ने सिर झुकाकर जिम्मेदारी स्वीकार की, मगर उसके दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी, क्योंकि उसे पता था कि यह मामला आसान नहीं होगा। उसने सबसे पहले महल के पहरेदारों से बात की, फिर खजाने के आसपास की हर जगह का जायजा लिया, और धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जो किसी अंदर के आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी बीच हकीमुद्दीन ने अपनी चाल चल दी। उसने कुछ झूठे सबूत तैयार करवाए जो इस तरह बनाए गए थे कि शक फिर से सैफुद्दीन पर ही जाए। महल में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद सैफुद्दीन उतना साफ नहीं जितना दिखता है, शायद उसने ही अपनी जगह मजबूत करने के लिए यह सब किया हो। ये बातें सुल्तान के कानों तक भी पहुंची और एक पल के लिए उसके दिल में फिर से शक की लहर उठी, मगर इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने खुद से कहा कि वह बिना जांच के कोई फैसला नहीं करेगा। उधर सैफुद्दीन को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे लगा जैसे कोई जानबूझकर उसे इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने और गहराई से जांच शुरू की, और एक रात जब वह महल के पिछले हिस्से में सुराग तलाश कर रहा था, उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला जो सीधे वजीर हकीमुद्दीन के निजी कक्ष की तरफ जाता था। यह देखकर वह चौंक गया, मगर उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने सोचा कि बिना पक्के सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना उसी गलती को दोहराना होगा जो कभी उसके साथ हुई थी। अगले दिन उसने सुल्तान से इजाजत ली और उस छुपे रास्ते की पूरी जांच करने लगा। रास्ते में उसे कुछ ऐसे निशान मिले जो साफ बताते थे कि हाल ही में वहां से कोई गुजरा है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था, मगर वह अब भी सबूत इकट्ठा करने में लगा रहा। इसी दौरान हकीमुद्दीन को भी खबर मिल गई कि सैफुद्दीन उसकी तरफ बढ़ रहा है, और अब उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। उस रात कासिमपुर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर चीज किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रही हो। सैफुद्दीन ने अपने सारे सबूत इकट्ठा किए और तय किया कि अगली सुबह वह सब कुछ सुल्तान के सामने रखेगा। मगर उसे यह नहीं पता था कि हकीमुद्दीन भी अपनी आखिरी चाल चलने वाला है, एक ऐसी चाल जो न सिर्फ सैफुद्दीन की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी, बल्कि कासिमपुर के पूरे भविष्य को भी अंधेरे में धकेल सकती थी। रात गहराती जा रही थी और महल की दीवारों के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, सच और साजिश की जंग, जिसमें अगली सुबह फैसला होने वाला था कि कासिमपुर में फिर से इंसाफ कायम रहेगा या एक बार फिर झूठ और धोखा जीत जाएगा। कासिमपुर की वह रात असामान्य रूप से भारी थी। आसमान पर चांद होते हुए भी जैसे रोशनी जमीन तक पहुंचने से डर रही थी, और महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक खामोश जंग अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। सैफुद्दीन अपने कक्ष में बैठा उन सबूतों को एक एक कर देख रहा था जो उसने बड़ी मेहनत और सब्र से जुटाए थे। उसके सामने अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। महल के खजाने से हुई चोरी कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि अंदर का खेल था, और उस खेल की डोर सीधे वजीर हकीमुद्दीन के हाथों में जा रही थी। लेकिन सैफुद्दीन के दिल में एक गहरी उलझन भी थी। वह जानता था कि किसी पर इल्जाम लगाना आसान है, मगर उसे साबित करना बहुत कठिन, और अगर वह बिना पूरी सच्चाई सामने लाए सुल्तान के सामने जाता तो यह वही गलती होती जो कभी सुल्तान ने उसके साथ की थी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और तय किया कि सुबह दरबार में वह सब कुछ सच सच बताएगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। उधर हकीमुद्दीन भी चैन से नहीं बैठा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि सैफुद्दीन उस छुपे हुए रास्ते तक पहुंच गया है, और अब मामला उसके हाथ से निकल सकता है। उसके मन में डर और गुस्से का तूफान चल रहा था, और इसी डर ने उसे एक खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाया और धीमी आवाज में एक साजिश रची, एक ऐसी चाल जिसमें सैफुद्दीन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सकता था, और साथ ही उस पर ही चोरी का इल्जाम भी साबित किया जा सकता था। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत बचाने की लालसा थी। रात का आखिरी पहर था जब महल के पिछले हिस्से में हल्की सी आहट हुई। सैफुद्दीन उसी रास्ते की निगरानी कर रहा था जिसे उसने खोजा था, और उसे यकीन था कि असली गुनहगार आज कोई न कोई गलती जरूर करेगा। अचानक उसने देखा कि दो साएं धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। वह तुरंत एक खंभे के पीछे छुप गया और ध्यान से देखने लगा। उन साइयों में से एक हकीमुद्दीन था और दूसरा उसका खास आदमी। वे दोनों बहुत सावधानी से उस रास्ते के भीतर दाखिल हुए, और सैफुद्दीन ने
बिना आवाज के उनका पीछा किया। रास्ते के अंदर अंधेरा था, मगर सैफुद्दीन के दिल में अब डर की जगह हिम्मत थी। उसने देखा कि हकीमुद्दीन एक छुपे हुए कमरे तक पहुंचा, जहां कुछ कीमती सामान रखा हुआ था, वही सामान जो खजाने से चोरी हुआ था। यह देखकर सैफुद्दीन का शक यकीन में बदल गया, मगर तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। हकीमुद्दीन ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। उसके आदमी ने सैफुद्दीन के हाथ पकड़ लिए और हकीमुद्दीन उसके सामने आकर मुस्कुराने लगा। वह मुस्कान जिसमें जीत का घमंड और चालाकी दोनों झलक रहे थे। हकीमुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, तू बहुत आगे बढ़ गया है सैफुद्दीन, मगर हर सच बोलने वाला जिंदा नहीं रहता। यह सुनकर भी सैफुद्दीन के चेहरे पर डर नहीं आया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, सच को मारना आसान नहीं होता वजीर, आज नहीं तो कल ये सामने जरूर आएगा। उसके इन शब्दों ने हकीमुद्दीन के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी ला दी, मगर उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने आदमी को इशारा किया। उसी वक्त अचानक बाहर से कदमों की आवाज गूंजने लगी। सुल्तान जुल्फिकार, जो खुद इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था, चुपचाप सैफुद्दीन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। उसने जैसे ही यह मंजर देखा, हकीमुद्दीन का असली चेहरा, चोरी का सामान और सैफुद्दीन को फंसाने की साजिश, उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। मगर इस बार वह गुस्सा अंधा नहीं था, बल्कि सच को देखकर जागा हुआ था। सुल्तान की आवाज गूंज उठी, बस अब और नहीं। यह सुनते ही हकीमुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके आदमी ने सैफुद्दीन को छोड़ दिया और डर के मारे पीछे हट गया। सुल्तान आगे बढ़ा। उसकी नजरें सख्त थीं, मगर इस बार उनमें एक ठहराव भी था। उसने चारों तरफ देखा। हर सबूत, हर निशान अब साफ था। उसने हकीमुद्दीन से पूछा, क्या यही है तेरी वफादारी? तूने मेरे भरोसे का यही सिला दिया? हकीमुद्दीन के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी चालें, उसकी साजिशें सब उसके सामने बिखर चुकी थीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। मगर इस बार सुल्तान का दिल नहीं पिघला, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि इंसाफ और रहम में फर्क होता है और हर गुनाह माफी के लायक नहीं होता। सैफुद्दीन चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि सच एक बार फिर सामने आ गया। सुल्तान उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में इस बार भरोसा और सम्मान दोनों थे। उसने कहा, तूने एक बार फिर मुझे सच दिखाया। अगर तू ना होता तो मैं फिर वही गलती कर बैठता। महल के उस अंधेरे रास्ते में आज एक बार फिर रोशनी जीत गई थी। हकीमुद्दीन की साजिश खत्म हो चुकी थी, मगर इस घटना ने कासिमपुर को एक और गहरी सीख दी कि असली दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वह वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और सच की राह भले ही मुश्किल हो, मगर जो उस पर डटा रहता है, आखिरकार वही कामयाब होता है। अब कासिमपुर एक नए मोड़ पर खड़ा था, जहां सुल्तान का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। क्या वह इस बार पूरी तरह इंसाफ का रास्ता अपनाएगा, या फिर हालात उसे एक बार फिर परखेंगे? यह सवाल अब आने वाले दिनों के हवाले था। कासिमपुर की उस रात के बाद जैसे पूरी बस्ती की तकदीर ने एक नया मोड़ ले लिया था। महल के भीतर जो साजिशें पल रही थीं, वे अब खुलकर सामने आ चुकी थीं, और सुल्तान जुल्फिकार के सामने अब कोई पर्दा बाकी नहीं था। वजीर हकीमुद्दीन, जिस पर वह सालों से आंख मूंद कर भरोसा करता आया था, आज उसी के हाथों बेनकाब हो चुका था। और यह सच्चाई सुल्तान के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गई थी। मगर इस बार सुल्तान ने अपने गुस्से को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल को काबू में किया और वहीं उसी अंधेरे रास्ते में खड़े खड़े हुक्म दिया कि हकीमुद्दीन को सख्त निगरानी में रखा जाए और अगले दिन पूरे दरबार के सामने उसका मुकदमा चलाया जाए, ताकि हर कोई देख सके कि कासिमपुर में अब इंसाफ कैसे होता है। सैफुद्दीन यह सब खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, मगर साथ ही एक गहरी सोच भी, क्योंकि वह जानता था कि हर साजिश का अंत सिर्फ सच्चाई से नहीं होता, बल्कि उसके बाद आने वाले फैसलों से होता है, और वही फैसले किसी हुकूमत की असली पहचान बनाते हैं। अगली सुबह जब दरबार सजा, तो कासिमपुर के हर कोने से लोग वहां इकट्ठा हो गए। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि एक बदलाव की परीक्षा थी। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा था, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं, बल्कि एक गंभीरता और जिम्मेदारी का एहसास था। हकीमुद्दीन को दरबार के बीच में लाया गया। उसके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था, बल्कि डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था।
सुल्तान ने सबके सामने पूरी घटना बयान करने का हुक्म दिया, और जब सैफुद्दीन ने एक एक करके सारे सबूत और सच्चाई पेश की, तो दरबार में बैठे हर इंसान को यह यकीन हो गया कि हकीमुद्दीन ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि सैफुद्दीन को फंसाने की साजिश भी रची थी। कुछ पल के लिए पूरा दरबार खामोश हो गया। हर कोई सुल्तान के फैसले का इंतजार कर रहा था। ये वही पल था जहां पहले वाला सुल्तान शायद गुस्से में आकर तुरंत कोई कठोर सजा सुना देता, मगर आज का सुल्तान अलग था। उसने कुछ देर तक आंखें बंद रखीं, जैसे वह अपने दिल से पूछ रहा हो कि सही क्या है। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और कहा कि गुनाह बड़ा है, मगर फैसला इंसाफ से होगा, न कि गुस्से से। उसने ऐलान किया कि हकीमुद्दीन को उसकी साजिश और धोखे की सजा दी जाएगी, मगर साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे अपने गुनाह का एहसास हो, ताकि वह दूसरों के लिए एक सबक बन सके। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने राहत की सांस ली, मगर हर किसी के दिल में यह बात बैठ गई कि अब कासिमपुर में फैसले सोच समझ कर लिए जाएंगे। हकीमुद्दीन को सिपाहियों के हवाले कर दिया गया, और वह जाते जाते एक बार सैफुद्दीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, शायद पछतावा, शायद जलन, या शायद दोनों का मेल। दरबार खत्म होने के बाद सुल्तान ने सैफुद्दीन को अपने पास बुलाया। महल के एक शांत हिस्से में दोनों आमने सामने बैठे। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। फिर सुल्तान ने कहा, हर बार जब मैं गुस्से में आया, तूने मुझे सच का रास्ता दिखाया। अगर तू न होता तो शायद मैं फिर से वही गलती कर बैठता। उसकी आवाज में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक सच्ची कदर थी। सैफुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इंसान से गलती होना उसकी फितरत है, मगर उसे सुधारना उसकी असली ताकत है। इन लफ्जों ने सुल्तान के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि सैफुद्दीन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक आईना है जो उसे उसकी असली सूरत दिखाता है। उसी दिन से सुल्तान ने कई नए फैसले लिए। उसने दरबार के नियम बदले, हर शिकायत के लिए अलग इंतजाम किया, और यह तय किया कि कोई भी फैसला बिना जांच के नहीं लिया जाएगा। धीरे धीरे कासिमपुर में एक नया दौर शुरू होने लगा, जहां लोग डर से नहीं, बल्कि भरोसे से जीने लगे। मगर हर कहानी की तरह यहां भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। हकीमुद्दीन की साजिश भले ही खत्म हो गई थी, मगर उसके कुछ वफादार अब भी महल में मौजूद थे, जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे चुपचाप मौके की तलाश में थे, ताकि एक बार फिर कासिमपुर में अफरा तफरी फैला सकें। सैफुद्दीन को भी इसका अंदेशा था, और वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कासिमपुर की गलियों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, सैफुद्दीन महल की छत पर खड़ा दूर तक फैले रेगिस्तान को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, मगर साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी, क्योंकि वह जानता था कि सच की राह पर चलना आसान नहीं होता, और हर कदम पर नए इम्तिहान सामने आते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच पर कायम रखना। उधर सुल्तान भी अपने कक्ष में बैठा यही सोच रहा था कि एक हाकिम होने का असली मतलब क्या होता है। उसे अब समझ आने लगा था कि ताकत का असली इस्तेमाल दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें इंसाफ देने में है। मगर उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। कासिमपुर को पूरी तरह से बदलना, लोगों का भरोसा जीतना, और अपने अंदर के पुराने सुल्तान को हमेशा के लिए खत्म करना। कासिमपुर की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार अपने अपने इम्तिहान से गुजर रहा था। सैफुद्दीन की सच्चाई, सुल्तान का बदलाव, और छुपे हुए दुश्मनों की साजिशें, ये सब मिलकर एक नई दिशा तय करने वाले थे। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली कसौटी अभी बाकी थी, जहां यह साबित होगा कि क्या सच हमेशा जीतता है, या फिर हालात कभी कभी उसे फिर से परखते हैं। कासिमपुर में अब एक नया सवेरा तो जरूर हुआ था, मगर हर सवेरा अपने साथ कुछ अनजाने साए भी लेकर आता है, और यही साए अब धीरे धीरे फिर से बस्ती की रूह में उतरने लगे थे। सुल्तान जुल्फिकार ने अपने अंदर जो बदलाव लाया था, वह अब पूरे शहर में दिखाई देने लगा था। लोग खुलकर अपनी बातें दरबार तक ले जाने लगे थे, गरीबों की आवाज सुनी जाने लगी थी, और हर फैसले में अब जल्दबाजी की जगह सब्र और तहकीकात ने ले ली थी। लेकिन इंसाफ का यह नया दौर हर किसी को रास नहीं आ रहा था, खासकर उन लोगों को जिनकी ताकत और फायदा पुराने जुल्म और डर के सहारे कायम था। हकीमुद्दीन के कुछ वफादार, जो अब भी महल के कोनों में छुपे हुए थे, अपने अंदर बदले की आग लिए बैठे थे, और वे एक ऐसे मौके की तलाश में थे
जहां वे सुल्तान के इस नए रास्ते को कमजोर कर सकें। इसी दौरान कासिमपुर में एक अजीब सी अफवाह फैलनी शुरू हुई। लोगों के बीच यह बात घूमने लगी कि महल के फैसलों के पीछे अब सैफुद्दीन का असर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, कि वह एक साधारण इंसान होकर भी अब हुकूमत के फैसलों में दखल दे रहा है। यह अफवाह धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी और कुछ लोग जो पहले ही शक में थे अब खुलकर सवाल उठाने लगे। सैफुद्दीन को जब यह बात पता चली तो उसके दिल में एक हल्की सी तकलीफ हुई, मगर उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह जानता था कि सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और हर अच्छाई के साथ कुछ न कुछ विरोध जरूर आता है। उधर सुल्तान जुल्फिकार भी इन अफवाहों से अनजान नहीं था। उसने देखा कि दरबार में कुछ चेहरे अब पहले जैसे खुले नहीं रहे, कुछ लोग बातें छुपाने लगे हैं और माहौल में एक हल्की सी बेचैनी फिर से जन्म लेने लगी है। मगर इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने चुपचाप हालात को समझने का फैसला किया। उसने सैफुद्दीन को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, मुझे तेरी नीयत पर पूरा भरोसा है, मगर हुकूमत में भरोसे के साथ साथ एहतियात भी जरूरी होता है। सैफुद्दीन ने सिर झुकाकर हामी भरी और कहा, हुजूर, अगर मेरी वजह से किसी को शक होता है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ सच की मदद करना है, न कि ताकत पाना। उसकी यह बात सुल्तान के दिल को छू गई, मगर साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि हालात अब फिर से एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी रात महल के एक सुनसान हिस्से में कुछ साए इकट्ठा हुए। ये वही लोग थे जो हकीमुद्दीन के वफादार थे। उन्होंने मिलकर एक नई साजिश रची, एक ऐसी चाल जो न सिर्फ सैफुद्दीन को बदनाम कर सके, बल्कि सुल्तान और उसके बीच भरोसे को भी तोड़ दे। उनका इरादा था कि इस बार कोई ऐसा हादसा किया जाए जिसका इल्जाम सीधे सैफुद्दीन पर आए और लोगों का भरोसा उससे हमेशा के लिए उठ जाए। कुछ ही दिनों बाद कासिमपुर के बाजार में एक बड़ी घटना घटी। एक अमीर व्यापारी का बेटा अचानक गायब हो गया और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने सुल्तान से फरियाद की कि उसके बेटे को ढूंढा जाए और गुनहगार को सख्त सजा दी जाए। सुल्तान ने तुरंत जांच का हुक्म दिया और इस बार भी उसने सैफुद्दीन को ही यह जिम्मेदारी सौंपी। सैफुद्दीन ने पूरी लगन से जांच शुरू की, मगर इस बार हालात अलग थे। हर सुराग जैसे उसे एक ही दिशा में ले जा रहा था और वह दिशा खुद उसकी तरफ इशारा कर रही थी। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार उस लड़के को सैफुद्दीन के साथ देखा था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सैफुद्दीन पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। यह सब सुनकर सैफुद्दीन खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। जब यह बातें दरबार तक पहुंची तो एक बार फिर वही पुराना माहौल बनने लगा, शक, डर और बेचैनी का माहौल। मगर इस बार फर्क यह था कि सुल्तान तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। उसने सैफुद्दीन को बुलाया और उससे सीधा सवाल किया, क्या तू इस मामले में कुछ जानता है? सैफुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं इस मामले से बिल्कुल बेखबर हूं और मैं खुद सच तक पहुंचना चाहता हूं। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और इस बार उसने उसकी आंखों में वही सच्चाई देखी जो पहले भी देखी थी। मगर हालात ऐसे थे कि सिर्फ भरोसा काफी नहीं था, सबूत भी चाहिए थे। उसने फैसला किया कि जांच जारी रहेगी और जब तक सच सामने नहीं आता कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। उधर सैफुद्दीन के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। एक बार फिर वही हालात उसके सामने खड़े थे, इल्जाम, शक और बेगुनाही साबित करने की जंग। मगर इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ उसका यकीन ही नहीं बल्कि सुल्तान का भरोसा भी था। उसने तय किया कि वह हर हाल में सच तक पहुंचेगा, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। कासिमपुर की हवा एक बार फिर भारी हो चुकी थी। हर गली, हर घर में उसी घटना की चर्चा थी और हर कोई अपने अपने अंदाज में अंदाजा लगा रहा था कि सच क्या है। मगर असली सच अब भी पर्दे के पीछे था और वह पल धीरे धीरे करीब आ रहा था, जब एक बार फिर यह तय होगा कि साजिश जीतती है या सच्चाई। और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। कासिमपुर की फिजा एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां सच और साजिश आमने सामने थे। मगर इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक थे, क्योंकि अब खेल सिर्फ एक इल्जाम या एक चोरी का नहीं था, बल्कि पूरे शहर के भरोसे, इंसाफ और एक बदले हुए सुल्तान की साख का था। सैफुद्दीन पर लगे नए शक ने
लोगों के दिलों में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। मगर इस बार फर्क यह था कि अब हर कोई आंख मुंह कर किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लोग सच जानना चाहते थे। सैफुद्दीन ने अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को खुद पर एक इम्तिहान की तरह लिया और पूरी ताकत से सच्चाई तक पहुंचने में लग गया। उसने उस व्यापारी के बेटे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया। बाजार के हर दुकानदार से बात की, उन गवाहों से मिला जिन्होंने उसका नाम लिया था, और हर उस जगह गया जहां उस लड़के को आखिरी बार देखा गया था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह सब कुछ बहुत ही सलीके से रचा गया जाल है, जिसमें हर सुराग उसे फंसाने के लिए रखा गया है। एक रात जब पूरा कासिमपुर सन्नाटे में डूबा हुआ था, सैफुद्दीन उसी बाजार के पास छुपकर निगरानी कर रहा था जहां से लड़का गायब हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी कि आज कुछ ऐसा होगा जो उसे सच तक पहुंचा देगा। अचानक उसने देखा कि दो साएं एक पुराने गोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। वह चुपचाप उनके पीछे गया और एक टूटी दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उन लोगों की आवाज धीमी थी, मगर इतनी साफ कि सैफुद्दीन हर शब्द समझ सके। वे हकीमुद्दीन के वही वफादार लोग थे जो अब भी उसकी साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कबूल किया कि व्यापारी के बेटे को उन्होंने ही छुपाया है, ताकि सैफुद्दीन को बदनाम किया जा सके और सुल्तान के दिल में फिर से शक पैदा किया जा सके। यह सुनते ही सैफुद्दीन के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरी बात सुनी, उनके छुपने की जगह को याद किया और फिर सीधे महल की तरफ बढ़ गया। अगले दिन दरबार में जब वह सुल्तान के सामने खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर वही पुराना यकीन और सुकून था। उसने सारी बात खुलकर बयान की और सुल्तान से कहा कि अगर वह इजाजत दे तो वह उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सकता है। सुल्तान जुल्फिकार ने बिना एक पल गंवाए उसकी बात मान ली, मगर इस बार उसने खुद भी साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि वह अब हर सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। रात होते ही सुल्तान, सैफुद्दीन और कुछ भरोसेमंद सिपाही उस गोदाम की तरफ बढ़े। कासिमपुर की गलियां खामोश थीं, मगर उस खामोशी में एक तूफान छुपा था। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचे, अंदर से हल्की आवाजें आने लगीं। सैफुद्दीन ने इशारा किया और सिपाहियों ने धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक दरवाजा खोला गया और सिपाही अंदर घुस गए। अंदर का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह व्यापारी का बेटा वहीं बंधा हुआ था और उसके पास वही लोग खड़े थे जो साजिश के पीछे थे। उन्हें पकड़ लिया गया और जब सुल्तान ने खुद अपनी आंखों से यह सब देखा तो उसके दिल में अब कोई शक बाकी नहीं रहा। सैफुद्दीन एक बार फिर बेगुनाह साबित हो चुका था और साजिश करने वाले लोग उसके सामने झुके हुए थे। दरबार में अगली सुबह जब यह सब पेश किया गया तो पूरे कासिमपुर में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि अब सच को दबाया नहीं जा सकता। सुल्तान ने उन गुनहगारों को सख्त सजा सुनाई, मगर इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि इंसाफ की ठहराव भरी ताकत थी। उसने सबके सामने ऐलान किया कि कासिमपुर में अब किसी भी इंसान को बिना सबूत के गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा और हर फैसले में सच और इंसाफ को सबसे ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद सुल्तान ने सैफुद्दीन को अपने पास बुलाया। पूरे दरबार के सामने उसने कहा, तू सिर्फ एक बेगुनाह नहीं बल्कि इस हुकूमत के लिए एक रहमत है। तूने मुझे वह सिखाया है जो कोई ताकत नहीं सिखा सकती, कि असली बादशाहत इंसाफ में होती है। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। उसने कहा, हुजूर, अगर मेरा सब्र और यकीन किसी काम आया तो यह मेरे रब का कर्म है। उस दिन के बाद कासिमपुर सच में बदल गया। अब वहां डर नहीं बल्कि भरोसा था। अब वहां साजिशें नहीं बल्कि इंसाफ की बातें होती थीं। सुल्तान जुल्फिकार ने अपने अतीत से सीख लेकर एक नया रास्ता चुना और सैफुद्दीन उसकी उस राह का सबसे मजबूत सहारा बन गया। लोगों के दिलों में अब यह बात हमेशा के लिए बैठ गई कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, सच्चाई और सब्र का रास्ता ही इंसान को कामयाबी और इज्जत तक पहुंचाता है। और इस तरह एक जालिम सुल्तान की कहानी, जो कभी अपने गुस्से और शक का गुलाम था, एक ऐसे हाकिम की कहानी बन गई जो इंसाफ और सच्चाई का रक्षक बन गया। और एक बेगुनाह नौजवान जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, वही उस हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। यही कासिमपुर की कहानी थी,
एक ऐसी कहानी जो हर दौर में यह सिखाती रहेगी कि सच को चाहे जितना दबा लिया जाए, वह एक दिन जरूर उजागर होता है, और जो इंसान अपने रब पर यकीन रखता है उसे आखिरकार इंसाफ जरूर मिलता है।